तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय में आप सभी लोगों को हम चौथा अध्याय पढ़ा रहे हैं और चौथे अध्याय का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग। पिछली क्लास में आप लोगों को हमने एम्पियर के परपथीय नियम को अच्छे से बताया था, साथ ही में मैंने एम्पियर के परपथीय नियम को सिद्ध भी कराया था और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग मैंने आपको करा दिया था। दो अनुप्रयोग अब आपके सिलेबस में बचे हैं और दूसरा अनुप्रयोग है धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आज ये आप लोगों को क्लास में बताना है और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे हम, क्योंकि आप भी इस डेरिवेशन को देखकर परेशान हो गए होंगे क्योंकि बहुत कम समझ में आता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी लोगों को आसान से आसान भाषा में इसे समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन हमने देखा है जब जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले ऐसे पूछा जाता है प्रश्न कि धारावाही प्रणालिका से आप क्या समझते हैं या प्रणालिका क्या होती है। ठीक है, और एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग की सहायता से धारावाही प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। तो क्यों 5 नंबर आपके खोए, चलिए इस क्लास को देख लेते हैं और बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत आसान भाषा में आपको इसे समझाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, देखिए वो हमने प्रश्न लिख दिया है, धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से, वो हम करेंगे, लेकिन पहले प्रणालिका जान ले क्या होती है भैया, है ना। तो प्रणालिका मैंने लिख दिया है। प्रणालिका कैसे बनाई, देखिए कोई कुचालक पदार्थ लीजिए, कुचालक पदार्थ की एक पाइप ले लीजिए, चीनी मिट्टी की पाइप ले लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ में एक मार्कर है, ये भी कुचालक पदार्थ की एक पाइप ही है, या मैं आपके सामने थोड़ा बड़ी पाइप ले लेता हूँ, ये देखिए रखी हुई ये एक पाइप है। ठीक है, इस पाइप पर देखो प्रणालिका बनाने के लिए एक शर्त भी होती है कि जो इसकी त्रिज्या होनी चाहिए, इसकी गोलाकार भाग की जो त्रिज्या होनी चाहिए उसकी तुलना में लेंथ बड़ी होनी चाहिए, इसकी लंबाई अधिक होनी चाहिए, है ना। तो ये कुचालक पदार्थ की पाइप है, इस पर हम क्या करें, विद्युत रोधी तांबे के तार ले लें और उसको ऐसे लपेट कर बढ़िया आराम से पूरा लपेट दे। ठीक है, तो एक तार का सिरा यहां निकलेगा और एक तार का यहां सिरा निकलेगा। इस तरीके से हमारी ये बन जाएगी धारावाही प्रणालिका। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। ये हमारे पास एक हो गई कुचालक पदार्थ की पाइप, ये इसका एक सिरा हो गया और ये इसका हो गया दूसरा सिरा। बहुत ध्यान समझना। अब तांबे का तार हमने लिया, विद्युत रोधी तांबे का तार, और इसको मैंने ऐसे लपेटना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। विद्युत रोधी तांबे के तारों को, फेरों को मैंने लपेट दिया। अब ये हमारी बन गई प्रणालिका। अच्छा, प्रणालिका बनाने के बाद हमने इसको क्यों बनाया, ये कैसे कार्य करती है ये भी समझ लीजिए। अब यहां पर जो तांबे का एक तार का सिरा है इसको बैटरी के एक सिरे से जोड़ दीजिए और दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से यानी दूसरे सिरे से जोड़ दीजिए। तो इस धारावाही प्रणालिका में जो आपने तांबे का तार लपेटा इसमें धारा बहने लगेगी। क्या बहने लगेगी, धारा बहने लगेगी। और इस तरीके से ये जो प्रणालिका है कहलाएगी धारावाही प्रणालिका। बात समझ में आ गई। अब ये जो धारावाही प्रणालिका हमने बनाई है तो ये कैसे कार्य करती है, मैंने क्यों बनाई है। धारावाही प्रणालिका जो होती है वो एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करती है। जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा कि क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस धारावाही प्रणालिका के तार के एक सिरे को बैटरी के एक सिरे से और दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, वैसे ही ये धारावाही प्रणालिका एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। और इसमें भी चुंबक के तरीके से 2 ध्रुव हो जाते हैं और एक एन और दूसरा एस, 2 ध्रुव बन जाते हैं। अब होता क्या है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये भी समझ लीजिए। अब जैसे क्षण चुंबक की बात कार्य करने लगी तो क्षण चुंबक की बात जब कार्य करती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, जैसे चुंबक की बात मैंने बताया, इसमें भी 2 ध्रुव हो जाते हैं, है ना। चुंबक की बात इसमें भी 2 ध्रुव हो जाते हैं, इसको भी समझ लीजिए। इसको अगर मान ले नॉर्थ पोल, इसको मान ले साउथ पोल। तो धारावाही प्रणालिका में, ठीक है, धारावाही प्रणालिका के मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है या चुंबकीय जो क्षेत्र की दिशा होती है वो इसकी अक्ष के अनुदिश होती है और नॉर्थ टू साउथ होती है। इधर से किधर की होती है, बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है और अंदर जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो धारावाही प्रणालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि धारावाही प्रणालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका शून्य होता है। समझ गए ना, धारावाही प्रणालिका हमने किस लिए बनाई,
कैसे कार्य करती है, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रणालिका के बारे में आप बहुत साफ शब्दों में लिख सकते हैं कि ये विद्युत रोधी तांबे के तार की एक बेलनाकार कुंडली होती है। मतलब हम क्या करते हैं, कुछ अलग पदार्थ की पाइप लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, तांबे की विद्युत रोधी तांबे के तारों को फेरों को लपेट कर इसको बनाते हैं। और उसके बाद अगर इनके तारों को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो धारावाही प्रणालिका होती है वो एक क्षण चुंबक की बात कार्य करने लगती है। ठीक है। और जानते हैं क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। इसमें भी दो ध्रुव बन जाते हैं, एन और एस। ठीक है। और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इस धारावाही प्रणालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समांतर रेखाएं आपको दिखाई देंगी। ठीक है। और यहां पर अगर देखेंगे दो सिरे अगर हमने बना दिए, एक एन और एक एस। क्यों सिरा बना दिए? क्योंकि धारावाही प्रणालिका चुंबक की बात कार्य करने लगती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस धारावाही प्रणालिका में वो नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक। और धारावाही प्रणालिका के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब इस धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और बाहर शून्य होता है। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग की सहायता से, एम्पियर के परपथीय नियम का इस्तेमाल करके इस धारावाही प्रणालिका के अंदर किसी पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया कि जैसे धारावाही प्रणालिका या प्रणालिका के तारों को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये धारावाही प्रणालिका बन जाती है और ये धारावाही प्रणालिका चुंबक की बात कार्य करने लगती है और इसके बीच में चुंबक क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और किसी पॉइंट पर उसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप प्रणालिका हेडिंग डालिएगा और ये चित्र बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अब जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसका चित्र जो बनाएंगे एक तरीके से समझ सकते हैं, उसका कंकाल चित्र बनाएंगे, ये पूरी प्रणालिका नहीं बनाएंगे, बस आपको शो करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, धारावाही प्रणालिका में जैसे ये ऐसे, ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा, एक बात बताना भूल गई। धारावाही प्रणालिका में तांबे के तार के फेरे ऐसे ऐसे होते हैं। मतलब एक सिरे पर धारा ऐसे जा रही होती और दूसरे सिरे पर धारा ऐसे आ रही होती। समझ पा रहे हो? एक सिरे पर धारा ऐसे जा रही तो दूसरे सिरे से ऐसे आ रही। ठीक है। तो उसको हम अभी दिखाएंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि बाहर की ओर जब किसी चीज को दिखाना होता है तो हम डार्ट से एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं और अंदर की ओर उसको क्रॉस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो इस धारावाही प्रणालिका पर जो तांबे के तार हैं वो एक तरफ तो ऐसे होगी इसकी दिशा और दूसरी तरफ ऐसे होगी। ठीक है। तो जब अंदर की ओर ये धारा जा रही होगी तो उसको हम क्रॉस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और धारा बाहर की ओर ऐसे आ रही होगी तो उसको हम ऐसे डार्ट चिन्ह से व्यक्त करेंगे। ठीक है। क्योंकि फिगर में जब ये चीज बनाते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते। तो क्या आप लोगों ने प्रणालिका की परिभाषा लिख ली, प्रणालिका बना ली? तो चलिए अब हम सभी लोग एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से धारावाही प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सबसे आसान भाषा में याद करते हैं। ठीक है। एकांक वाले में बहुत दिक्कत होती है ना, एकांक का लफड़ा ही खत्म कर देंगे। अभी देखना कितना आसान करने वाले हैं इस डेरिवेशन को। इस डेरिवेशन में तुमको जहां दिक्कत होती या होती होगी वो हम खत्म कर देंगे। अभी देखना बिल्कुल जस्ट देखिए, हमने क्या कहा कि धारावाही प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक। ये नॉर्थ पोल हो गया, इधर से निकल नहीं मान लीजिए, और साउथ पोल हो गया, इधर खत्म हो गया। विद्युत बल लिखा है अंदर जो है वो साउथ टू नॉर्थ चलती है। ठीक। धारावाही प्रणालिका हो गई। अब मेरी इमारत ध्यान समझिएगा। तो यहां पर देखिए हमने कहा ना धारावाही प्रणालिका में एक ऐसे वाला बाहर की ओर धारा निकलेगी और ये इधर से अंदर की ओर प्रवेश करेगी। ठीक। तो अंदर की ओर प्रवेश करेगी तो यहां पर हम लोग बनाएंगे क्रॉस चिन्ह। ये क्रॉस चिन्ह ये बताते हैं कि धारा अंदर की ओर प्रवेश कर रही। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, यहां पर जो डॉट चिन्ह है वो ये बताएंगे कि धारा ऊपर बाहर की ओर निकल रही। चलो इतनी बात समझ में आई? क्योंकि ऐसा फिगर देख के लोगों को नहीं समझ में आता ये क्या सर ने बना दिया। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये क्रॉस चिन्ह ये बताता है कि तांबे के तार के फेरों में जो धारा बह रही है वो बाहर से अंदर की ओर जा रही है और ये अंदर से बाहर की ओर आ रही। ये चीज इतना बताता है बस। अब चूंकि हमको एम्पियर का परपथीय नियम लगाना है, ठीक, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे, माना हमारे पास एक धारावाही प्रणालिका है जिसकी लंबाई L है और इसमें तांबे के तार के L फेरे हैं। कितने, सॉरी N फेरे। कितने फेरे? N। माना एक धारावाही प्रणालिका, बहुत ज्यादा माना ढाने वाला काम भी नहीं करेंगे। धारावाही प्रणालिका जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा फेरों की जो संख्या है, फेरों की संख्या
कैपिटल एन है। अब क्या होता है कि किताब में लिखा है कि माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे ना, लेकिन उससे बाद में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप ये मान लेंगे कि धारावाही प्रणालिका में टोटल फेरों की संख्या कैपिटल एन है और धारावाही प्रणालिका की लंबाई एल है, तो अभी देखना कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए एक फेरे से बद्ध अगर धारा मान लू मैं आई नॉट है, तो मैं क्यों मानू भाई, एक फेरे से बद्ध धारा अगर मैं मानूंगा भी, आई मानूंगा भी, तो एक फेरे से बद्ध धारा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एम्पीयर का प्रपत्ति नियम यह कहता है कि किसी परिपथ से बद्ध, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा गिरी नेट धारा का कितना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो नेट धारा निकालने के लिए हम सभी लोगों को किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, टोटल फेरों की संख्या से भी बताएंगे कि यहां पर लिखेंगे तथा एक फेरे से बद्ध जो धारा है वो आपकी आई है। ठीक, तब यहां लिखेंगे एम्पियर के परपथी नियम से, किसके नियम से, एम्पियर के परपथी नियम से। बहुत आसान डेरिवेशन हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे अलग क्लास है यूट्यूब में। एम्पियर के परपथी नियम से, एम्पियर का परपथी नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा गिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यहां पर मैं थोड़ा हिंदी में लिख दे रहा हूं, नेट धारा, नेट धारा का मतलब कुल धारा। और कुल धारा कैसे आएगी, जब एक फेरे से बद्ध धारा आई है और टोटल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी भाई, एक फेरे से बद्ध धारा आई और फेरों की संख्या एन कुल, तो कुल धारा एन फेरों में जो टोटल धारा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी एन आई। बस इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, बस चाहे इस काम को बाद में कीजिए चाहे पहले कीजिए, इसी काम को आप बाद में करते हैं, हमने पहले कर दिया। अच्छा, एम्पियर का परपथी नियम एक बंद परिपथ के लिए लागू होता है, इसलिए सबसे पहले हम एक बंद परिपथ यहां पर बनाते हैं, एक आयताकार बंद परिपथ बनाते हैं। और ये बंद परिपथ इस प्रणालिका के अंदर एक पॉइंट है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए वो पॉइंट आपका P है और इस P से होकर जाता है P, Q, और ये R हो गया और ये आपका हो गया S। हमने एक जो है आयताकार यहां पर पथ बना लिया, कारण क्योंकि एम्पियर का परपथी नियम एक बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्या करेंगे यहां पर हम सभी लोग एम्पियर का परपथी नियम लगा दिए, हमने एक बंद क्लोज सर्किट मतलब एक क्लोज आकृति की गणना मतलब रचना कर ली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एम्पियर का जो परपथी नियम होता है वो क्लोज सर्किट के लिए ही लागू होता है। अब हम सभी लोग करेंगे क्या, यहाँ पर बहुत ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। देखिए हम सभी लोग सबसे पहले वेक्टर बी डॉट डीएल की वैल्यू निकालेंगे, और ये वेक्टर बी डॉट जो डीएल है ये टोटल निकलेगा पी क्यू आर एस, जो पूरा हमने बंद परिपथ बनाया है पी क्यू आर एस, इस पूरे का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने के बाद निकालेंगे तो हमारा वेक्टर बी डॉट डीएल की वैल्यू आ जाएगी, और उसको म्यू नॉट एनआई के बराबर दिखा करके बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस लेने पर, एलएचएस चूंकि बड़ा है ना तो पहले एलएचएस को पूरा सॉल्व कर लेंगे और फिर इसी समीकरण में वैल्यू पुट कर देंगे। तो एलएचएस हमारा है बंद या क्लोज समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, और हमको पी क्यू आर एस, पूरा ये क्लोज सर्किट हमारा पी क्यू आर एस है, इसके द्वारा निकालेंगे। तो देखिए ये पहले हम चलेंगे P से Q के दौरान, मतलब P से Q के दौरान वेक्टर B डॉट वेक्टर DL की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, फिर Q से R के दौरान वेक्टर B डॉट वेक्टर DL की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर R से S के दौरान वेक्टर B डॉट वेक्टर DL की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर S से P के दौरान वेक्टर B डॉट वेक्टर DL की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी हम ये LHS लेकर चल रहे हैं, मतलब ये चीज इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो देखो ये P से Q के दौरान वेक्टर B डॉट DL हो जाएगा B DL। भाई आपने पढ़ा होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसी चीज को अप्लाई करते हुए यहाँ पर वेक्टर B डॉट वेक्टर DL हो जाएगा B DL cos थीटा। लेकिन अब एंगल देख लेते हैं, यहाँ पर B DL cos थीटा का मतलब B और DL के बीच बना यहाँ पर एंगल होता है थीटा, है ना। तो अगर PQ के दौरान देखें तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, और इसकी अगर एक अल्पांश, DL क्या व्यक्त करता है, अल्पांश लंबाई, अगर इस लंबाई पर एक अल्प लंबाई DL ले ले तो DL की दिशा भी इसी डायरेक्शन में, और चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसी डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि B और DL, PQ के दौरान B और DL एक ही डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 बनेगा। अच्छा, अगर बात करें Q से R के दौरान तो B और DL के बीच एंगल कितना बनेगा, देखिए QR के दौरान ये लंबाई होगी, अल्प लंबाई अगर यहाँ पर ले लेंगे तो ये अल्प लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो एंगल बनेगा
वो कितना बनेगा आपका, ये लंबाई हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसके बीच एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अच्छा, आर से एस के दौरान अब देखिए आर एस जो तार की लंबाई है ये इस प्रणालिका के बाहर है, और मैंने पहले ही समझा दिया था कि प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है शून्य। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखिए बी के स्थान पर शून्य इंटू में कितना हो जाएगा आपका डीएल, ठीक, डीएल वेक्टर प्लस एस से पी के दौरान बात करेंगे तो एस से पी के दौरान एस पी यहां पर अल्प लंबाई डीएल मान लें तो ये डीएल क्या हो जाएगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी बी डीएल कॉस 90। एकदम आसान मैंने बताया, बहुत ध्यान समझिएगा सभी लोग। अब जब वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ये वैल्यू किसकी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, बंद समाकलन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो भी पी क्यू आर एस है ना, बंद समाकलन ऑफ पी क्यू आर एस पूरे परिपथ का वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां पर ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा क्या होगा, देखिए बी डीएल ये कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो के लिए 1 हो जाएगी, बी हो जाएगा बाहर, कारण क्योंकि डीएल ये चीज बताता है कि हमको एल के सापेक्ष एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, ओ सॉरी एक्स नहीं एल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डीएल है। अब एल वाला जो अंदर होगा वही अंदर होगा, उसी का समाकलन होगा बस। तो बी है नहीं एल जैसा, इसको बाहर कर लिया, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, और पी से क्यू के दौरान डीएल का समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर बी है की वैल्यू 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉस 90 की वैल्यू 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा बी, और डीएल का समाकलन आप लोगों ने पढ़ा, जैसे डीएक्स का समाकलन एक्स होता है वैसे डीएल का समाकलन एल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डीएल थी अल्प लंबाई और पूरी लंबाई आपने कितनी बताई है कैपिटल एल, ठीक है। आप देखिएगा भाई आगे ध्यान से लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 से देखिए हमने पी क्यू आर एस इस पूरे क्लोज सर्किट के दौरान वेक्टर बी डॉट डीएल की वैल्यू अगर फाइंड की तो हमको मिली बीएल। तो समीकरण 1 में वेक्टर बी डॉट डीएल के स्थान पर हम लोग लिख देंगे बी इंटू में एल बराबर, ये आपका हो गया म्यू नॉट, एन थे कुंडली में फेरों की कुल संख्या, आई थी एक फेरे से बद्ध प्रवाहित धारा, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी एन फेरों से, वो आपकी हो जाएगी एन इंटू में आई, नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ये तो आप लोगों ने बताया। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना, तो आप कहेंगे हमें वैल्यू फाइंड करना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटे में एल, और यही जो व्यंजक होता है धारावाही प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, जहां एन फेरों की संख्या है, एल धारावाही प्रणालिका की लंबाई है, आई एक फेरे से बद्ध प्रवाहित धारा है, धारावाही प्रणालिका में आई क्या है, एक फेरे से बद्ध प्रवाहित धारा, और ये क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आपका नियतांक है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यदि एकांक लंबाई में, ध्यान समझिएगा एकांक लंबाई में, अब आपकी बात लिखे देते हैं, फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो, एन हो, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन होने का मतलब है 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल है, मतलब कितनी हो, स्मॉल एन हो, तो एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन बटे एल। ध्यान से समझिएगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन हो, इसका मतलब है एल के स्थान पर 1 रखेंगे और फेरों की संख्या के स्थान पर स्मॉल एन रखेंगे, तो एन बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल एन बटे एल। नहीं समझ पाए आप लोग, इसका मतलब 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कुछ दी जाए तब, तो आपका ये सूत्र हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई, और जब आपको क्वेश्चन में पूरे फेरे दे दिए जाएं, पूरी लंबाई दे दी जाए धारावाही प्रणालिका की, तो आपको यही व्यंजक लगाना रहेगा। अगर आप ये नहीं भी समझ पाते, इसको आप कम भी समझते हैं, तो डायरेक्ट यही सूत्र याद रखिए बस भाई, अगर एकांक लंबाई दी जाए तो एल के स्थान पर 1 मीटर रखो, बाकी फेरों की संख्या यहाँ रखो। अगर डायरेक्ट दिया ही जाता है कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 400 है कुछ है, तो डायरेक्ट आप म्यू 0 एन आई लगाओ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को यहाँ पर एन प्रदर्शित करता है, एन यही बताता है कि 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या जब क्वेश्चन में दी जाए तो आपका व्यंजक ये होगा। नहीं बाकी अगर कुल फेरे दिए जाए और लंबाई दी जाए तो आपका व्यंजक यही है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक। एक बात और बता दें, धारावाही प्रणालिका के अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो ये व्यंजक आएगा, लेकिन धारावाही प्रणालिका के किसी सिरे पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, सिरे पर, धारावाही प्रणालिका के किसी सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, इस बात को भी याद रखिएगा।
क्योंकि ये बात भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को धारावाही प्रणालिका के कारण उसके अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताया, बहुत ही आसान भाषा में। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।